रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में मुझे लगता है सबने सुना है। कुछ लोग इसे जीनियस मानते हैं तो कुछ कुछ इसे खतरनाक भी कहते हैं। आज हम इसकी गहराई में उतर कर देखेंगे कि इसमें सच क्या है। और हम खास तौर पे बात करेंगे नियम 37 से 42 की। ये नियम दिखावा, सामाजिक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक दांव-पेच के बारे में है। ये वो नियम हैं जो अक्सर चुपचाप काम करते हैं पर्दे के पीछे। तो यहीं एक बड़ा सवाल उठता है ना कि क्या असली शक्ति जोर जबरदस्ती या ऊंचे पद पर बैठने में है, या फिर लोगों की सोच को इस तरह से ढालने में कि उन्हें पता भी न चले। आज की हमारी बातचीत इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये नियम सिर्फ सत्ता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी फितरत का एक आईना है। ये हमें सिखाते हैं कि लोग सोचते कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसे काम करती हैं और ग्रुप्स में उनका व्यवहार कैसे बदल जाता है। और ये समझ सिर्फ बोर्डरूम में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। लॉ 37, एक शानदार तमाशा या प्रदर्शन करें। सच कहूं तो ये नियम आज के ऑथेंटिसिटी यानी असलियत के जमाने में थोड़ा बनावटी नहीं लगता? मतलब लोगों को अब दिखावा कहाँ पसंद है? ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की बनावट में। हम भले ही कहें कि हमें तर्क और तथ्य पसंद है, लेकिन हमारा दिमाग वो हमेशा एक अच्छी कहानी, एक मजबूत इमेज की तरफ खींचता है। अच्छा। एक यादगार दृश्य, एक बड़ा सिंबल या एक नाटकीय घटना हजारों शब्दों और डेटा पॉइंट्स पर भारी पड़ती है। ग्रीन कहते हैं कि लोग जो देखते हैं उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तर्क तो बहस को जन्म दे सकता है, पर एक दमदार विजुअल सीधा दिल पर असर करता है। अच्छा, तो ये फेक इट टिल यू मेक इट वाला मामला नहीं है, ये बल्कि अपनी बात को यादगार बनाने का एक तरीका है। जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च इवेंट्स होते हैं जहां प्रोडक्ट से ज्यादा माहौल और अनुभव पर जोर दिया जाता है। एकदम सही। या किसी नेता की रैली जहां झंडे, नारे और वो जो भीड़ होती है वो एक ताकत का एहसास कराती है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक विचार या एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, वे एक एहसास, एक अनुभव बेच रहे होते हैं। इसे इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप अपने काम को सिर्फ पेश ना करें, उसे एक कहानी की तरह दिखाएं। अपनी प्रेजेंटेशन में कोई हैरान करने वाला विजुअल डालें, अपने प्रोजेक्ट को एक मिशन की तरह फ्रेम करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वो क्या? अगर आपके तमाशे के पीछे कोई ठोस बात, कोई सब्सटेंस नहीं है, तो ये दाव उल्टा पड़ सकता है। लोग आपको खोखला और धोखेबाज समझेंगे। स्टाइल सब्सटेंस के बिना बेकार है। ठीक है, तो पहला नियम है कि सही मौके पर सबसे अलग और भव्य दिखो। लेकिन मजे की बात यह है कि अगला नियम लॉ 38 इससे बिल्कुल उल्टा लगता है। सोचें अपनी तरह पर व्यवहार करें दूसरों की तरह। ये तो कंफ्यूजिंग है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तमाशा करो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भीड़ में मिल जाओ। हाँ, और ये विरोधाभासी इन नियमों की खूबसूरती है। ये सब कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के बारे में है। लॉ 37 खास मौकों के लिए है जब आपको ध्यान खींचना है, लेकिन लॉ 38 वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है। अच्छा। समाज को वो लोग पसंद नहीं आते जो हर छोटी छोटी बात पर अलग दिखते हैं, जो स्थापित नियमों को चुनौती देते हैं। ऐसे लोगों को एक खतरे की तरह देखा जाता है और उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। तो ये अपनी मानसिक ऊर्जा बचाने का तरीका है। मतलब हर छोटी मोटी सामाजिक लड़ाई में अपनी सोच और समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप बाहर से शांत और सामान्य दिखें, ताकि आप अपनी असली ऊर्जा अपने बड़े लक्ष्यों के लिए बचाकर रख सकें। एग्जैक्टली। ये कन्फॉर्मिटी नहीं, स्ट्रैटेजी है। इतिहास ऐसे इनोवेटर्स और विचारकों से भरा पड़ा है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल साधारण दिखते थे। वो बहस नहीं करते थे, दिखावा नहीं करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुनिया बदलने वाले विचारों पर काम कर रहे थे। और क्योंकि वो नॉर्मल दिखते थे। हाँ, क्योंकि वो नॉर्मल दिखते थे, इसलिए समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया और उन्हें अपना काम करने का समय और मौका मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने क्रांतिकारी विचारों को सिर्फ सही लोगों और सही समय के लिए बचा कर रखें, बाकी समय माहौल के हिसाब से चले। लेकिन इसमें खतरा क्या है? खतरा ये है कि कहीं आप दिखावा करते करते अपनी असली पहचान ही न खो दें। अगर आप हर समय दूसरों की तरह ही व्यवहार करते रहे, तो हो सकता है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं ये भूल ही जाएं। ये तो है। और दूसरा खतरा ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा अलग थलग दिखते हैं, तो लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे और आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। संतुलन ही कुंजी है। ये वाकई एक बारीक संतुलन है।
अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो सुनने में थोड़ा डार्क लगता है। लॉ 39, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाओ। क्या ये सीधे सीधे किसी को परेशान करके अपना फायदा उठाने की बात नहीं है? ये तो अनैतिक लगता है। आपने सही पकड़ा। ये इन नियमों का वो हिस्सा है जो नैतिक रूप से धुंधला है, लेकिन इसका मकसद समझना जरूरी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब इंसान गुस्से में, डरा हुआ या बहुत ज्यादा भावुक होता है, तो उसके दिमाग का जो तार्किक हिस्सा है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा, इसे अमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में इंसान बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करता है और गलतियां करता है। और जो इंसान उस वक्त शांत रहता है वो स्थिति का फायदा उठा लेता है। मैंने ये मोलभाव या बिजनेस नेगोशिएशन में बहुत देखा है। एक पक्ष जानबूझकर कोई ऐसी बात कह देता है जिससे दूसरा भड़क जाए। हाँ, वो कोई ऐसी जानकारी दे देता है या ऐसी शर्त मान लेता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। एकदम सही। और ये सिर्फ नेगोशिएशन में ही नहीं, राजनीति से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक में इस्तेमाल होता है। इसे इस्तेमाल करने की पहली शर्त है कि आप खुद हर हाल में शांत रहें। आपको अपने विरोधी की भावनात्मक कमजोरियों को समझना होगा। वो किस बात पर भड़क सकता है, किस बात से डर सकता है। लेकिन चेतावनी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है वो? कभी भी ऐसी आग मत लगाओ जिसे आप बुझा ना सको। कई बार छोटी सी हलचल एक ऐसी तूफान में बदल जाती है जो आपको ही डुबो देता है। नियंत्रण रखना सबसे मुश्किल काम है। आप जानते हैं, जैसे जैसे हम इन नियमों पर बात कर रहे हैं, मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। बताइए। रॉबर्ट ग्रीन सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, वो हर नियम के पीछे की पूरी मशीनरी समझाते हैं। पहले उसका मतलब, फिर उसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी कि वो काम क्यों करता है, और फिर सबसे जरूरी हिस्सा, हाँ, वो चेतावनी की ये दाव उल्टा कैसे पड़ सकता है। ये हर नियम का एक पूरा यूजर मैनुअल जैसा है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन चेतावनियों के बिना ये नियम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जो सिर्फ नियम पढ़ता है वो आधा ही ज्ञान ले रहा है। असली बुद्धिमानी ये समझने में है कि किस नियम को कब, कहां और कितना इस्तेमाल करना है और कब बिल्कुल नहीं करना है। चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं लॉ 40 पर। मुफ्त के भोजन से नफरत करो। ये तो एक जानी पहचानी कहावत लगती है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आजादी और शक्ति के बारे में है। जब कोई आपको कुछ मुफ्त में देता है तो आप अनजाने में उसके एहसान के नीचे दब जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक बोझ। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक बोझ बन जाता है। बाद में जब वो आपसे कुछ मांगता है तो मना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुफ्त की चीज आपकी आजादी छीन लेती है। इसके विपरीत, जब आप किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं, चाहे मेहनत से या पैसे से, तो आप उस रिश्ते से आजाद रहते हैं। ये बात स्टार्टअप कल्चर में बहुत देखने को मिलती है। एक तरफ वो उद्यमी हैं जो बाहरी निवेशकों से पैसा लेकर जल्दी बड़े बन जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें निवेशकों की सुननी पड़ती है। हाँ बिल्कुल। दूसरी तरफ वो हैं जो बूटस्ट्रैपिंग करते हैं, यानी खुद के पैसे से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उन्हें शायद ज्यादा वक्त लगता है, पर फैसले लेने की पूरी आजादी उनके पास होती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस नियम को लागू करने का तरीका है अपनी मेहनत और अपने संसाधनों की कीमत समझना। दूसरों से मदद लें, लेकिन निर्भरता से बचें। और चेतावनी यह है कि आजादी और आत्मनिर्भरता को अहंकार में न बदलने दें। कभी कभी मदद स्वीकार करना या किसी के साथ मिलकर काम करना एक समझदारी भरा और स्ट्रेटेजिक कदम होता है। हर चीज खुद करने की जिद आपको अकेला और कमजोर बना सकती है। तो लॉ 40 हमें सिखाता है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। और इसी से जुड़ा हुआ अगला नियम है लॉ 41। किसी महान व्यक्ति के नक्शे कदम पर चलने से बचें। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। हमें तो हमेशा सफल लोगों से सीखने को कहा जाता है। सीखना और नकल करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये नियम नकल करने के खिलाफ है। इसके पीछे की साइकोलॉजी है तुलना का जाल। तुलना का जाल। हाँ, जब आप किसी महान व्यक्ति के रास्ते पर हूबहू चलने की कोशिश करते हैं जो आपसे पहले उस जगह पर था, तो लोग हमेशा आपकी तुलना उसी से करेंगे। और उस महान व्यक्ति की विरासत एक ऐसी छाया बन जाती है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, पर वो अपने पिता या अपने पूर्ववर्ती जैसा नहीं है। ये तो मैंने कई जगह देखा है। एक महान सीईओ के बाद आने वाला नया सीईओ या एक बहुत मशहूर एक्टर का बेटा या बेटी, हाँ। अगर वो सिर्फ कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा उस बड़ी छाया के नीचे दबे रहते हैं।
बिल्कुल। वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। तो सही तरीका है कि आप विरासत का सम्मान करें, उनसे सीखें, लेकिन उसमें अपनी एक नई पहचान, एक नई शैली जोड़ें। लोगों को कुछ ऐसा दें जो सिर्फ आपका हो। जैसे सिकंदर महान ने अपने पिता फिलिप से युद्ध की कला सीखी, लेकिन उसने उसे अपनी महत्वाकांक्षा और शैली से एक नया रूप दिया। उसने सिर्फ नकल नहीं की। और यहाँ चेतावनी भी यही है कि अतीत को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी मूर्खता है। आपको अतीत से सीखना है, लेकिन उसका कैदी नहीं बनना है। और अब हम आते हैं आज के आखिरी नियम पर, जो सुनने में सबसे ज्यादा रणनीतिक और शायद क्रूर लगता है। लॉ 42, गडरिये पर हमला करो और भेड़ें बिखर जाएंगी। ये तो सीधा युद्ध के मैदान से उठाया हुआ नियम लगता है। लगता तो है, पर यह हर जगह लागू होता है जहां एक ग्रुप है। इसके पीछे समूह मनोविज्ञान का एक सीधा सा सिद्धांत है। ज्यादातर समूह एक नेता या एक प्रभावशाली व्यक्ति के इर्द गिर्द टिके होते हैं। वो व्यक्ति ही उन्हें दिशा देता है, उन्हें जोड़े रखता है। अगर आप उस केंद्रीय व्यक्ति को हटा दें या उसे बेअसर कर दें, तो पूरा समूह बिखर जाता है। उनमें भ्रम और अनिश्चितता फैल जाती है और उनकी ताकत खत्म हो जाती है। इसे सिर्फ लड़ाई के मैदान के अलावा और कहाँ देख सकते हैं? जैसे किसी ऑफिस में। ऑफिस की राजनीति में ये बहुत होता है। मान लीजिए एक टीम में कोई एक व्यक्ति है जो हमेशा नकारात्मकता फैलाता है और सबको भड़काता है। पूरे ग्रुप से लड़ने के बजाय अगर मैनेजर सिर्फ उस एक व्यक्ति के प्रभाव को किसी तरह सीमित कर दे, तो पूरी टीम का माहौल बदल सकता है। हाँ, ये समस्या की जड़ पर हमला करने जैसा है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले उस गडरिये यानी उस मुख्य प्रभावशाली व्यक्ति की पहचान करनी होगी, और फिर उसे रणनीतिक रूप से निशाना बनाना होगा। लेकिन इसमें खतरा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा है अराजकता। अगर आपने बिना किसी प्लान के किसी नेता को हटा दिया, तो एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो सकता है, जिसे भरने के लिए शायद उससे भी कोई ज्यादा खतरनाक व्यक्ति आ जाए। या फिर समूह बिना नेता के और भी ज्यादा उग्र और अप्रत्याशित हो सकता है। किसी भी ढांचे को तोड़ने से पहले आपको यह सोचना होगा कि आप उसकी जगह क्या बनाना चाहते हैं। तो आज हमने जिन 6 नियमों पर बात की, भव्य प्रदर्शन से लेकर भीड़ में घुलमिल जाने तक, और दूसरों को अस्थिर करने से लेकर खुद की पहचान बनाने तक, ये सब इंसानी मनोविज्ञान और सामाजिक ताने बाने की गहरी समझ की मांग करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, ताकत सिर्फ काम से नहीं आती, बल्कि समझदारी, हिकमत और जज्बाती जहानत के साथ चलती है। ये नियम उसी समझदारी का हिस्सा हैं। ये सिर्फ दांव पेंच नहीं है, बल्कि ये मानवीय स्वभाव को समझने के औजार हैं। अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन रणनीतियों को जानने के बाद आपके लिए नैतिकता और प्रभावशीलता के बीच की रेखा कहाँ होनी चाहिए? क्या लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर तरीका जायज है? इस पर जरूर सोचिएगा। शक्ति और आत्म सुधार पर ऐसी ही और शक्तिशाली किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल पावर बुक हब को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये बातचीत गहरी और काम की लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही असली शक्ति हैं।